Hello students, very good morning to all. Students, in previous class we had read about pillars of British, starting to read about pillars of British administration. Today we are the civil services had completed. Today we are going to read the next pillar, the company army. द ब्रिटिश रिक्रूटेड मोर सोल्जर्स इनटू द ब्रिटिश आर्मी. ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने ज़्यादा सोल्जर्स को अपनी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कर रखा था. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी कंसिस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर्स. हालांकि ज़्यादातर ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे, भारतीय सैनिक थे. द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज देयर एंटायर आर्मी एंड गिव मोर अटेंशन टू मिलिट्री डिसिप्लिन एंड परफॉर्मेंस ऑफ मिलिट्री फंक्शंस. जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपनी पूरी आर्मी को, अपनी पूरी सेना को रीऑर्गेनाइज्ड किया, दोबारा संगठित किया, एकत्र किया और उन्हें मिलिट्री डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस पे कि वो कैसे काम कर रहे हैं इस पे ज़्यादा अटेंशन, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया. दिस वॉज सो बिकॉज ब्रिटिश पावर इन इंडिया रेस्टेड ऑन दियर मिलिट्री स्ट्रेंथ. ऐसा इसलिए वो कर रहे थे क्योंकि जो ब्रिटिश पावर थी इंडिया में वो मिलिट्री स्ट्रेंथ पे, कि जो सेना थी उसकी ताकत पर डिपेंड कर रही थी कि किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ है. द ब्रिटिश आर्मी हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग वॉर टेक्नोलॉजी. जो ब्रिटिश आर्मी थी वो अपना जो वॉर टेक्नोलॉजी थी, यानी जो युद्ध करने की जो नीति थी, उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश आर्मी जो थी वो चेंज हो रही थी. मतलब उसके अकॉर्डिंग वो नए नए तरीके सीख रहे थे. जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही थी तो उस तरह से उनका पेस, जो उनका वर्क करने का तरीका था, वो भी बदल रहा था. दे इवन एम्प्लॉयड पीजेंट्स एंड ट्रेन देम. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पीजेंट्स यानी जो मजदूर होते थे उनको भी रोज़गार दिया और उन्हें ट्रेन किया. दे हैड अ लार्ज इन्फिनिट्री. उनकी बहुत बड़ी पैदल सेना भी थी और जो सोल्जर्स यूज थे वो मस्केट पुराने समय में एक तरह का आपकी लंबी बंदूक होती थी, उसे मस्केट्स कहते थे. और मैच लॉक आपका जो है वो एक मैकेनिकल फायरिंग डिवाइस है, मैच लॉक, ठीक है. इसका इस्तेमाल भी वो करते थे. द सोल्जर्स वर डिसिप्लिन एंड हैड टू अंडरगो स्ट्रिक्ट ड्रिल सेशंस. जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो बहुत ही डिसिप्लिन थे, मतलब अनुशासन प्रिय थे, अनुशासन करते थे, डिसिप्लिन में रहते थे. एंड हैड टू अंडरगो स्ट्रिक्ट ड्रिल सेशन. और जो उनके ड्रिल सेशन होते थे उसके मतलब स्ट्रिक्ट ड्रिल सेशन, मतलब जो उनको दौड़वाया जाता था और जो उनकी ट्रेनिंग वगैरह की जाती थी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी, उसको भी वो अच्छे से करते थे. द इंडियन सोल्जर्स और पेड लेस देन ब्रिटिश काउंटर पार्ट. जो भारतीय सैनिक थे उनको कम सैलरी मिलती थी ब्रिटिश सोल्जर्स से. अगर ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी. ऑल्सो द इंडियन सोल्जर्स कुड नॉट राइज टू हाई रैंक्स एंड देयर वॉज नो इंडियन विद अ रैंक हायर देन अ सूबेदार. जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको ऊंचा पद नहीं दिया जाता था ब्रिटिश आर्मी में. उनको हाई रैंक मतलब है ऊंचा स्थान उनको नहीं दिया जाता था. और कोई भी ऐसा इंडियन नहीं था जो सूबेदार से ऊपर की रैंक पाता हो. बस सूबेदार जो थी उस वक्त, हालांकि कोई बहुत बड़ी रैंक नहीं थी ये, इससे ऊपर की रैंक इंडियंस को नहीं दी जाती थी आर्मी में. हिस्ट्री रिवील क्या कहती है, इन 1806 द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मीज इन द वर्ल्ड. 1806 में जो ब्रिटिश सेना थी भारत में, वो आपकी सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक थी. संसार में सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से, यानी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक थी. नेक्स्ट आपका पिलर था पुलिस. A traditional police system existed in India where the जमींदार्स looked after the law and order. एक ट्रेडिशनल परंपरागत आपका पुलिस सिस्टम जो था वो पहले से चला आ रहा था भारत में, जहाँ पर जमींदार जो थे वो नियम और कानून को देखते थे. द ब्रिटिश नाउ सेट अप अ रेगुलर पुलिस फोर्स. फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक रेगुलर पुलिस फोर्स को सेटअप किया. ईच डिस्ट्रिक्ट हैड मैनी थानाज और पुलिस स्टेशन. जितने हर ज़िले, जो हर डिस्ट्रिक्ट होते थे, मतलब आपके ज़िले होते थे, उसमें कई थानाओं को उसने इस्टेब्लिश कराया. थाना मतलब जो पुलिस स्टेशन होता है उसको इस्टेब्लिश कराया. ईच थाना वॉज अंडर द सुपरविज़न ऑफ अ दरोगा. और हर थाना मतलब हर पुलिस स्टेशन का जो सुपरविज़न करता था, जो इंचार्ज होता था, वो दरोगा होता था पहले के टाइम पे. Towns were looked after by a कोतवाल and the villages were guarded by the चौकीदार्स. जो टाउन्स थे
यानी जो कस्बे थे उनको कोतवाल देखता था, और जो विलेजेस थे, जो गांव थे, उनकी गार्ड करने की, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी चौकीदार की होती थी। देयर वॉज द डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट एज द हेड ऑफ द एंटायर पुलिस इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में एंटायर पुलिस सिस्टम का जो हेड होता था वो डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट होता था। हाउएवर द ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस वर ऑफन करप्ट एंड क्रूएल। हालांकि जो ऑफिसर्स होते थे पुलिस सिस्टम के, वो भी ज़्यादातर क्या होते थे, करप्ट होते थे, भ्रष्टाचारी होते थे, ठीक है, घूसखोर होते थे, रिश्वत लेते थे, और क्रूएल भी थे, बहुत ही क्रूर भी थे। दे ट्रीटेड द कॉमन पीपल अनफेयरली। वो जो कॉमन साधारण लोग होते थे, कॉमन पीपल होते थे, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। पीपल हेजिटेटेड टू रिपोर्ट क्राइम्स टू द पुलिस। जो पीपल थे यानी जो लोग थे वो हेजिटेट मतलब घबराते थे। अगर मान लीजिए कोई क्राइम हो गया किस उनके एरिया में पहले के टाइम में ब्रिटिश साम्राज्य में, तो वो हेजिटेट थे, मतलब घबराते थे कि वो कैसे पुलिस को रिपोर्ट लिखवाएं कि जो उनके क्राइम हुआ है ब्रिटिश राज्य में। ब्रिटिश राज्य में जो कॉमन पीपल थे उनके साथ पुलिस अच्छे तरीके से पेश नहीं आती थी और अनफेयर उनके साथ बिहेवियर करती थी। नेक्स्ट पिलर इज जुडिशरी। लॉर्ड कॉर्नवालिस सेट अप अ प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। उस वक्त आपको मैंने बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था, उसने एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया। जुडिशियल सिस्टम मतलब न्यायिक प्रणाली, मतलब जिसमें जस्टिस दिया जाता है, लोगों को न्याय दिया जाता है। जुडिशियल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जुडिशियल रिफॉर्म्स करवाए थे, यानी न्यायिक सुधार जो करवाए, उससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की नींव रखी गई। दीज जुडिशियल रिफॉर्म्स वर डॉक्यूमेंटेड। यही जुडिशियल रिफॉर्म्स जो थे इनको डॉक्यूमेंट में लिखा गया इन द फेमस कॉर्नवालिस कोड 1793 में। कॉर्नवालिस कोड में इनको रिकॉर्ड किया गया। 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स वर सेटअप। उस वक्त 2 तरह के कोर्ट को सेटअप किया गया। पहला था सिविल कोर्ट, ऑल्सो कॉल्ड द दीवानी अदालत, जिसको दीवानी अदालत भी कहा जाता था, और दूसरी कोर्ट थी क्रिमिनल कोर्ट, जिसको फौजदारी अदालत कहा जाता था। ठीक है, ये 2 आपका था। फौजदारी अदालत जो थी वो क्रिमिनल कोर्ट थी, और आपका दीवानी वाला जो था उसमें मतलब रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह देखा जाता था। नेक्स्ट है आपका, और इसके ये 2 कोर्ट जो थी इसको सेटअप किया गया था कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट है द सिविल कोर्ट वॉज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो सिविल कोर्ट था उसका हेड जो होता था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, और जबकि जो आपका क्रिमिनल कोर्ट होता था वो अंडर काजी और मुफ्ती के अंडर में रहता था। द सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप द हाईएस्ट लेवल। जो सुप्रीम कोर्ट था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट तभी से है, आपका हाईएस्ट लेवल का कोर्ट कहा जाता था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका हाईएस्ट लेवल का कोर्ट होता है। बिलो दिस, इसके नीचे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट वर सेटअप इन 3 प्रेसिडेंसीज। हाई कोर्ट को 3 प्रेसिडेंसीज में सेटअप किया गया था। अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड वॉज देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी। A major problem faced was there was no uniformity in the laws. जो मेजर प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी समस्या जो उस वक्त ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे, जब ब्रिटिश साम्राज्य था हमारे भारत में, वो ये आ रहा था कि जो लॉज थे, जो नियम थे, उसमें समानता नहीं थी। वही अगर कोई क्राइम ब्रिटिशर्स ने किया है तो उनको छूट थी, लेकिन अगर वही क्राइम मान लीजिए क्राइम इंडियंस के द्वारा हो गया है या उन्होंने क्राइम नहीं भी किया है, तो उनको तब भी वो जेल में पकड़ के डाल देते थे। तो जो लॉज थे, जो नियम थे, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। यूनिफॉर्मिटी मतलब है कि समरूपता नहीं था, एक जैसे नहीं थे। डिफरेंट लॉज एग्जिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ द क्रिमिनल। अब इस जो आपके अलग अलग नियम बनाए गए थे वो धर्म के अनुसार बनाए गए थे कि उसका रिलीजन क्या है, जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, उसका रिलीजन क्या है, उसका धर्म क्या है। अगर वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा है, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे आपका क्रिश्चियन रिलीजन चलता था, तो मतलब ज़्यादातर जो ब्रिटिशर्स थे वो ईसाई धर्म के थे। तो ईसाई धर्म के जो अगर क्रिमिनल होते थे, अपराधी होते थे, तो उनको छूट दे दी जाती थी। और अगर बाकी धर्म के हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम और सिख, अगर ऐसे ही अगर दूसरे कोई रिलीजन के पर्सन हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार होता था, उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता था। अ लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू फाइनलाइज एंड राइट डाउन द लॉज। ये सब देखते हुए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया,
फाइनलाइज किया कि जो लॉज को लिखे, जो नियमों को लिखे एक जगह। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वॉज इंट्रोड्यूस, और इसी समय रूल ऑफ लॉ आपका मतलब बताया गया कि कानून के नज़रों में सब एक है, इक्वल है, कानून मतलब लॉ के समक्ष सभी इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट जो था, ये सिद्धांत जो था, उसी समय पारित किया गया। However, this was only in theory, as the Europeans were tried only by British judges in a separate court. हालांकि ये केवल एक थ्योरी रह गया बन के, मतलब एक केवल ये सिद्धांत ही रह गया, क्योंकि इसको फॉलो तो नहीं किया गया, ब्रिटिशर्स ने इसको फॉलो नहीं किया, ये केवल बुक्स और डॉक्यूमेंट में ही रह गया और ये केवल एक थ्योरी बन के रह गया। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियंस जो थे वो केवल कोशिश करते थे ओनली बाय ब्रिटिश जजेस इन सेपरेट कोर्ट, कि उनका जो न्याय हो वो केवल ब्रिटिश जज ही करे और उनकी कोर्ट अलग हो। इसलिए केवल ये जो रूल ऑफ लॉ था वो केवल आपका एक थ्योरी बनकर रह गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। नेक्स्ट है आपका अराउंड द वर्ल्ड, ये आपका वर्ल्ड से रिलेटेड है। द स्लेव्स had been brought and sold in ancient times, but in the 1580s the terrible trade increased dramatically. जो स्लेव्स थे यानी जो गुलाम थे उनको पहले भी यहाँ ख़रीदा और बेचा जाता था एंशियंट टाइम से, पुराने समय से, लेकिन 1580s में काफ़ी टेरिबल मतलब भयानक ट्रेड इंक्रीज हुआ ड्रामेटिकली, काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स वर कैप्चर्ड, मिलियंस अफ्रीकन को पकड़ लिया गया एंड सेंट टू अमेरिका, और अमेरिका भेज दिया गया। सम डिड नॉट सर्वाइव द जर्नी, कुछ जो हैं वो जर्नी को सर्वाइव नहीं कर पाए वहाँ, और दोज हु सर्वाइव्ड वर सोल्ड एज स्लेव, और जो कुछ तो जर्नी पे ही, यात्रा के दौरान ही ख़त्म हो गए, और कुछ जो थे उनको नौकरों की तरह, गुलामों की तरह बेच दिया गया। The settlers from Europe grew sugarcane and tobacco in the West Indies and South America. जो settlers थे यूरोप के वो शुगर केन और टोबैको वेस्ट इंडीज़ और साउथ अमेरिका में ग्रो करते थे। They needed laborers to work in the large farms called plantation. उनको वर्क लेबरर की ज़रूरत थी क्योंकि उनके बड़े बड़े फार्म हाउस होते थे जिसको प्लांटेशंस कहते थे, मतलब जहाँ पे वो अपना उनका फार्म हाउस जहाँ पे वो फार्मिंग वगैरह करवाते थे, तो उसके लिए उनको लेबरर्स की आवश्यकता थी। द पोर्टुगीज़ हैड कॉलोनीज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड दे बिगेन टू बाय अफ्रीकन्स हु हैड बीन कैप्चर्ड बाय राइवल ट्राइब्स। पोर्टुगीज़ जो थे उनके पास, उनके अफ्रीका जो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के उनकी कॉलोनीज़ थी और उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन्स को बाय करना, ख़रीदना शुरू किया, जो कि राइवल ट्राइब्स मतलब अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा, मतलब जो कॉम्पिटिटर ग्रुप्स थे, जो प्रतिद्वंदी समूह थे, ट्राइब्स थे, उनके द्वारा जो पकड़े गए थे अफ्रीकन्स, उनको ख़रीदना शुरू किया। दे वर चेंज्ड एंड फोर्स्ड टू मार्च टू द कोस्ट। फिर वो क्या, जितने भी आपके ये पकड़े हुए अफ्रीकन्स थे उन्होंने एक चेन बना ली और मार्च करना शुरू किया, फोर्स टू मार्च टू द कोस्ट, और उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि वो कोस्ट की तरफ मार्च करें। ठीक है, उनकी चेन बना दी गई और उनको फोर्स किया गया कि वो कोस्ट की तरफ मार्च करें, आगे बढ़ें। दे वर देन क्रैम्ड इनटू शिप्स एंड सेंट टू अमेरिका टू सोल्ड एज स्लेव। फिर उनको नावों पे चढ़ाकर, शिप्स पे चढ़ाकर उन्हें अमेरिका भेज दिया गया और एक स्लेव, गुलाम की तरह वर्क करवाया जाने लगा।